नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए टॉप 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1 में बेहतरीन 50 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया था तथा पार्ट 2 में हम कुछ और 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1906 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो कलकत्ता का 1906 का अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में जो है स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था तथा यह जो 1906 का कलकत्ता का सेशन था, अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? अगला प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज करी गई थी। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, कोशिका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? आपको भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन की पहचान करनी है कि कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेक्कन क्वीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो डेक्कन क्वीन है यह भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत माना जाता है महात्मा गांधी को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परम 8000। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसका जो निर्माण है सीडैक पुणे के द्वारा किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। सीडैक पुणे जो है संस्थान, इसी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, परम 8000 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। तो ये वर्ष आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था ए ओ ह्यूम के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समानता यानी कि आपका इक्वलिटी और बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी की जो अवधारणाएं हैं किस देश से ग्रहण की गई है? तो आप लोग याद रखिएगा, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणाएं हैं इनको फ्रांस से ग्रहण किया गया है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है? तो आप लोग याद रखिएगा, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन जो है निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? और डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीएसटी हमारा एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जीएसटी का पूरा नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। वस्तु एवं सेवा कर इसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जीएसटी भारत में कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी को लागू किया गया था पूरे देश में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई का जो दिन है भारत में जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा जीएसटी जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। रूल जो है किस
रूर क्षेत्र जो है किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? जो रूर प्रदेश है, रूर क्षेत्र है, किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है आपके जर्मनी का एक इम्पॉर्टेंट औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो नींबू का रस होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, लगभग 2 होता है नींबू के रस का पीएच मान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि जो नींबू का रस होता है वह एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। नींबू का रस क्या होता है? एसिडिक, यानी कि अम्लीय होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अम्लीय कैसे आपको लग रहा है कि यह अम्लीय होगा? तो जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल आपकी होती है 1 से लेके 14 तक का मान होता है पीएच स्केल में। 7 आपका न्यूट्रल होता है। तो 7 से कम भी जिस विलियन का मान होगा वह विलियन आपका, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, जो विलियन होता है वह 7 से कम है तो वह एसिडिक हो जाएगा, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा है वह विलियन, तो उसका मतलब विलियन का मान, तो वह हो जाएगा आपका क्षारीय होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो जो नींबू का रस होता है उसका जो पीएच मान है उसका 2 होता है लगभग इस प्रकार। जो नींबू का रस होता है वो आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो पीएच स्केल होती है इस पर कितने अंक दर्ज होते हैं? 1 से लेके 14 अंक पीएच स्केल पर दर्ज होते हैं। 7 से कम जिस भी सॉल्यूशन का, यानी कि जिस भी विलियन का मान होगा वह विलियन आपका एसिडिक कहलाता है, यानी कि अम्लीय कहलाता है। और 7 से ज़्यादा जो जिस भी विलियन का मान होगा, जिस भी सॉल्यूशन का मान 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि 7 से 14 के बीच में होगा, वह विलियन आपका कहलाता है क्षारीय। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो को उस व्यक्ति की आंख को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस को हम बोलते हैं अवतल लेंस। तो इसका 2 नाम है। अपसारिक को जो है अवतल लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो अवतल लेंस कह लीजिए या अपसारी लेंस कह लीजिए, दोनों एक ही है। तो अवतल लेंस का जो इस्तेमाल है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में जो है पास में रखी हुई जो वस्तु होती है वह स्पष्ट रूप से देख ली जाती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है वह स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। तो इसी को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके निवारण के लिए अपसारी लेंस या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है आपका किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का एक अन्य नाम भी है, इसको जो है हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में देखने को आपको मिलेगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तथा यह जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी। जब यह स्थापित हुआ था उस समय इसका नाम हुआ करता था हैली नेशनल पार्क, यानी कि हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको 1936 में स्थापित किया गया था। आगे चलकर इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट पड़ जाता है। तथा यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूं नामा के लेखक हो जाएंगे गुलबदन बेगम, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। यह जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले और पौड़ी गढ़वाल जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपको याद रखना है ब्राज़ील है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राज़ील। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिकस बेंगालेंसिस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है?
फिकस बेंगालेंसिस जो है निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बरगद के पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है यह होता है फिकस बेंगालेंसिस। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? आपको बताना है कि जो जातक कथाएं हैं यह किससे संबंधित हैं, किससे रिलेटेड हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं जातक कथाएं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा बौद्ध धर्म की जो स्थापना है यह किसके द्वारा करी गई थी? और महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना करी गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गीत गोविंद के लेखक पूछे गए हैं कि कौन है? गीत गोविंद के लेखक की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जयदेव जो है गीत गोविंद के लेखक हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, विशाख दत्त, इनके द्वारा भी एक फेमस पुस्तक लिखी गई है, प्राचीन कालीन साहित्य इनके द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। विशाख दत्त की एक साहित्यिक रचना है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, यानी कि मुद्रा राक्षस आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसकी खास बात क्या है? तो यह जो साहित्यिक रचना है मुद्रा राक्षस, इसका विषय क्या है? इसमें जो है, इस पुस्तक में, इस रचना में जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य काल से संबंधित जो जानकारी है इस रचना से प्राप्त होती है मुद्रा राक्षस से, जिसके रचयिता हैं विशाख दत्त। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो मुद्रा राक्षस है यह संस्कृत में लिखा गया जो है पहला जासूसी ग्रंथ भी था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो मुद्रा राक्षस है यह संस्कृत में लिखा गया पहला जासूसी ग्रंथ था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखना है। वहीं मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका पुस्तक की रचना की गई थी। इंडिका पुस्तक के माध्यम से भी जो है मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च 1946 को। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलगाम अधिवेशन 1924 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था, बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? आपको बताना है कि जो इब्न बतूता था यह कहाँ का मूल निवासी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोरक्को देश का यह मूल निवासी था। इसके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है रेहला नाम से। कई बार एग्जाम में रेहला के बारे में पूछा गया है। तो रेहला की रचना किसके द्वारा करी गई है? इब्न बतूता के द्वारा करी गई है। तथा यह जो रेहला है यह एक यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा में लिखा गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इब्न बतूता को जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में इसने, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर उसको चीन भी भेजा था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और यूनेस्को का यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया कि कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूनेस्को की जो स्थापना है 1945 में की गई थी और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कक्षा कहाँ से कहाँ तक के लिए है? तो ये कक्षा जो प्री नर्सरी से लेके 12 तक के लिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा। जो ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है यह आर्टिकल 108 में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन
इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह करी जाती है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन जो संयुक्त बैठक है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किस राज्य से होता है? तो जो कावेरी नदी है इसका उद्गम होता है कर्नाटक राज्य से। यहाँ पे एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो है उद्गम होता है कावेरी रिवर का कर्नाटक से, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, जो मार्लेन मिंटो रिफॉर्म 1909 थे, इसी के तहत जो है भारत में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके तहत जो है मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की जो है व्यवस्था भी की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक पूछे गए हैं कि कौन है? विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक, बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो दर्शन है विशिष्ट द्वैत दर्शन, इसके संस्थापक हैं रामानुजाचार्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा, रामानुजाचार्य के द्वारा जो है विशिष्ट द्वैतवाद का जो है स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, शंकराचार्य, इनके द्वारा जो है अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना करी गई थी। अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे शंकराचार्य, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो शंकराचार्य हैं इनके द्वारा 4 पीठों की स्थापना करी गई थी, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण शंकराचार्य को जो है प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, शंकराचार्य को जो है प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इस कारण से इनको जो है प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वहीं निम्बकाचार्य के द्वारा जो है द्वैतवाद की स्थापना करी गई थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। द्वैतवाद की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? निम्बकाचार्य के द्वारा करी गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 KB में आपका 1024 बाइट होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान महावीर थे, और इनका मूल नाम था वर्धमान। जोजिला टनल कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा। प्लेटो के द्वारा जो है रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई है। 2014 में भारत का कौन सा राज्य बना था? तो वो 2 जून 2014 को इस राज्य की स्थापना करी गई थी। तो यह राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों राज्य जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, एकदम लेटेस्ट में इनका गठन किया गया है। तो इनके गठन का वर्ष आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। तो फैक्ट आप याद रखिएगा। झारखंड जो है बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को जो है नया राज्य बना था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? यह जो इम्पोर्टेंट कृति है यानी कि रचना है मृच्छकटिकम, इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शूद्रक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OECD कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो OECD का मुख्यालय है पेरिस में, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पेरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह जो बिग बैंग थ्योरी है यह दी गई थी जॉर्ज लेमेटियर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेटियर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? दास वंश, इसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, या इसको जो है ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों एक ही वंश के नाम है। आप इसको आप दास वंश कह लीजिए, या इसको आप गुलाम वंश कह लीजिए, या इसको आप ममलूक वंश कह लीजिए। तो कोई, सब तीनों एक ही हैं। तो दास वंश की जो स्थापना है यह करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, दास वंश की जो स्थापना है दिल्ली में की गई थी, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला शासक बनता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दास वंश का शासक कब से कब तक रहता है? तो 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक जो है यह दास वंश का शासक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है इसकी उदारता के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता था। इसकी जो है उदारता के कारण जो है इसको जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो यानी कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त हो गई थी घोड़े से गिर जाने के कारण, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय रिएक्टर था अप्सरा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्सरा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर है, अप्सरा है, जिसका शुभारंभ 4 अगस्त 1956 को किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1991 में प्रारंभ हुई थी, जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था 1991 में, तब जो है डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया थी वो भारत में प्रारंभ हुई थी। तथा भारत में जो एलपीजी के आर्थिक सुधार थे यह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाए गए थे? पीवी नरसिम्हा राव। इस समय पीवी नरसिम्हा राव जो है हुआ करते थे भारत के प्रधानमंत्री, और वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब ये एलपीजी के आर्थिक सुधार भारत में लाए गए हुए थे 1991 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में जो 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जो है एलपीजी के नाम से, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। एल मतलब आपका हो जाएगा उदारीकरण, पी मतलब आपका क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन मतलब आपका वैश्वीकरण हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जब एलपीजी रिफॉर्म भारत में हुए थे 1991 में, तब हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे कौन? मनमोहन सिंह। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो 1912 में सिविल सेवा के संबंध में जो रॉयल कमीशन का गठन किया गया था, तो उस समय वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य निम्न में से किन फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना था? तो तीनों फसलों की, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्याज, टमाटर, आलू आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी?
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदने और बेचने को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसको जो है ई कॉमर्स कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, ये आप लोग हमें बताएंगे कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं और आपके लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। ये दो प्रश्न मैंने बहुत बार आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने मेरा जो प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो है उसको रेगुलर फॉलो किया होगा, तब आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं वर्तमान में और लोकसभा में वर्तमान में कितने अधिकतम सदस्य हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को। आप लोग याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से करी थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो यह जो नीति है किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह नीति तैयार की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डलहौजी के द्वारा। बल यानी कि फोर्स का एस आई मात्रक क्या है? तो बल का एस आई मात्रक हो जाएगा न्यूटन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है किया गया था 1962 में। वहीं इसरो का गठन कब किया गया था? 1969 में। तो दोनों की डेट आपको याद रखनी है, इसरो 1969 में और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में। भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला जो उपग्रह है सैटेलाइट है आर्यभट्ट, इसको प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से 50 अन्य बेहतरीन प्रश्नों को हमने आज कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके आगामी एनटीपीसी के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।